बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम आर्टिकल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि न्यूटन के ये जो लॉज ऑफ मोशन हैं इनमें हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। स्टूडेंट्स, ये लॉज ऑफ मोशन का क्या मतलब है? आपको मालूम है कि हमारे पास इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास दो ही किस्म की स्टेट ऑफ मोशंस हैं, या तो वो मोशन में होंगे या फिर नहीं होंगे, यानी कि रेस्ट में होंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन में रहना पसंद करते हैं, रेस्ट पे रहना पसंद करते हैं। उनकी नेचुरल डिजायर क्या है इस यूनिवर्स के अंदर, इन चीजों का पता लगाना, यही हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। इससे पहले कि मैं न्यूटन के लॉज आपको पढ़ाऊं, पहले में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री को और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि न्यूटन के जो लॉज हैं किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन। और इन लॉज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये लॉज जो हैं ये एम्पिरिकल लॉज हैं, जिसका मतलब ये है कि ये डिड्यूस किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करके इन लॉज को डिड्यूस किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये लॉज पहली दफा प्रॉपर तरीके से न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया, बुक का नाम याद रखना आप लोगों ने, प्रिंसिपिया, इन 1687 पहली दफा न्यूटन के लॉज जो हैं वो इस बुक में प्रॉपरली स्टेट किए गए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन के लॉज हर जगह एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट, बल्कि उनकी कुछ लिमिटेशन है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। इनकी क्या लिमिटेशन है, कहां इनको अप्लाई किया जा सकता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उन ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है न्यूटन के लॉज, ओनली एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स। किन ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है जी? जिनकी स्पीड इज वेरी लो, बहुत कम हो, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर्ड विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का आपको मालूम है ना, 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, 3 करोड़ मीटर एक सेकंड में, ये लाइट की स्पीड है। तो आप अगर एक साइकिल जो है वो मोशन में है, आप उस पर न्यूटन के लॉज लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम है। अब उड़ते हुए जहाज की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो आप उस पर भी न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। आप इवन के जमीन की रोटेशन पर भी न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर कहां नहीं कर सकते? वो चीजें जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब चलती है, उनमें कौन आता है? याद रखिएगा, उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज्यादा स्पीड होती है उनकी कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होते हैं। इस वजह से वहां पर न्यूटन की मैकेनिक्स फेल हो जाती है, तो न्यूटन के लॉज फिर वहां पर वैलिड नहीं होते। और फिर जब न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे तो याद रखिएगा हमारे पास उसके लिए हमारे पास अलग मैकेनिक्स है, और वहां पर वो जो मैकेनिक्स है उसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहां अप्लाई होती है? अप्लाइड एट वेरी हाई स्पीड। ये उन चीजों पर अप्लाई होती है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, इस स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट की करीब करीब स्पीड हो, फिर अप्लाई करेंगे। लेकिन ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किसने बनाई थी? ये न्यूटन ने नहीं, बल्कि इट वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये
मैकेनिक्स जो है वो डेवलप की थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं कह रहा था कि न्यूटन के जो लॉज हैं बेसिकली वो किस चीज की इन्वेस्टिगेशन है। हम हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि जमीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स जब मूव करते हैं उनकी अपनी ख्वाहिश क्या है। क्या वो रेस्ट पर रहना पसंद करते हैं, क्या वो मोशन में रहना पसंद करते हैं, और ये सारी चीज हम स्टडी करेंगे। न्यूटन के 3 लॉज हैं। मैं पहला लॉ भी आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ का एक और नाम भी है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने करना क्या है। लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या स्टडी करना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, उसकी अपनी डिजायर क्या है, वो क्या चाहता है। अगर मैं एक बॉल को फेंकूं तो वो चलते रहना चाहती है या रुकना चाहती है। तो ये चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो न्यूटन ने दिया उससे पहले देखते हैं, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर न्यूटन को क्या पड़ी थी अचानक से फर्स्ट लॉ देने की। आपको स्टेटमेंट याद होगी क्योंकि 9th में भी आप लोगों ने ये फर्स्ट लॉ पढ़ा। लेकिन हम पहले देखते हैं न्यूटन से पहले लोग क्या सोचते थे जब चीजों के बारे में वो पढ़ते थे। आप जरा देखें, अगर आपके पास एक बॉल है और आप देखना चाहते हैं ये बॉल की अपनी नेचुरल हैबिट क्या है, इसकी अपनी ख्वाहिश क्या है, क्या ये रेस्ट पर खुश है, क्या ये मोशन में खुश है, ये क्या चाहती है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करें। अब मैं न्यूटन से पहले की बात बता रहा हूं। अब जरा देखिए, आपने क्या किया कि उस बॉल को एक जगह पर रख दिया और आपने उसको एक रेस्ट पोजीशन दे दी। अब आप एक दिन के बाद आकर देखें, 10 दिन के बाद आकर देखें, 1 साल के बाद आकर देखें, आपको ये बॉल यहीं पड़ी मिलेगी। अगर इसको कोई छेड़ता नहीं, दूसरे फाज में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये यहीं पर रहेगी। आप कहेंगे यार ये तो बड़ी स्टेबल पोजीशन है, यानी बॉल रेस्ट पर थी और बॉल रेस्ट पर रहने में खुश है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये बॉल क्या चाहती है, तो आप कहेंगे सर ये बॉल रेस्ट पर रहना चाहती है। अब जरा इमेजिन करें, अगर ये बॉल बजाय यहां पर रेस्ट पर हो, आप इसको थ्रो कर दें, और जब आप इसको थ्रो करेंगे आपने इसको मोशन दे दी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता बॉल रुक गई, यानी बॉल ने फिर से कौन सी स्टेट पकड़ ली, रेस्ट की। अब यहां से आपके जहन में क्या बात आई, आपने सोचा कि यार जब वो रेस्ट पर थी पहले केस में, तब वो रेस्ट पर ही रही, और जब दूसरे केस में मैंने उसको मूव किया तब भी वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पर आ गई। तो फिर यहां से अगर आपसे पूछे कि इस कायनात की चीजें क्या चाहती हैं, कायनात के यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स क्या चाहते हैं, तो आप में से ज्यादातर बच्चे आंसर देंगे कि ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं रेस्ट पर रहना। उनकी सबसे स्टेबल पोजीशन जिसमें वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, वो कौन सी पोजीशन है, वो उनकी रेस्ट की पोजीशन है। यानी कि न्यूटन से पहले जो लॉ हम कह सकते हैं, जो इनकरेक्ट लॉ था, वो ये था कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest। पहला केस, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। दूसरी बात क्या है, एंड a body in motion will also come to rest। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो भी रेस्ट पर आ जाएगी। तो इसका मतलब बॉडीज क्या चाहती हैं, मोशन में रहना चाहती हैं, रेस्ट में रहना चाहती हैं। तो आप में से ज्यादा बच्चे आंसर देंगे कि बॉडीज रेस्ट में रहना चाहती हैं। मैं ये नहीं कह रही ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, मैं ये कह रहा हूं कि न्यूटन के लॉज आने से पहले लोगों में क्या बातें चल रही थी, लोग क्या सोचते थे। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं देखना चाहता हूं एक बच्चे को कि वो बच्चा चीट करता है या नहीं, नकल करता है या नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं बच्चे की नेचुरल हैबिट क्या है, क्या वो नकलबाज है, क्या वो चीट है
या नहीं? अब आप मुझे बताएं मैं कैसे चेक करूं? आप मुझे कहेंगे कि सर आप एक काम करें, आप उसके सामने पेपर के दौरान उसके कमरे में बैठ जाएं। अगर उसने चीट किया तो इसका मतलब वो चीट करता है, और अगर आपने देखा कि उसने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब उसकी हैबिट चीट करना नहीं है। अब क्या ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि जब मैं उस कमरे में मौजूद होऊंगा तो मेरे डर की वजह से बच्चा चीट नहीं करेगा, और यहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि बच्चे की आदत क्या है। अगर आप बच्चे को चेक करना चाहते हैं कि उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है, उसकी अपनी आदत क्या है, तो फिर नहीं होना चाहिए उस कमरे में मौजूद मुझे, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को वहां से रिमूव कर दूंगा और मैं छुपके देखूंगा, अपने सारे फैक्टर्स निकाल दूंगा, फिर मुझे पता चलेगा बच्चे की अपनी हैबिट क्या है। बिल्कुल इसी लॉजिक पर न्यूटन ने कहा कि आपने भी गलत काम किया। और वो गलत काम क्या किया? उसने बोला कि भाई ये तो ठीक है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जब आपने बॉडी को मोशन दी, अ बॉडी इन मोशन विल ऑल्सो कम टू रेस्ट, आपने ये गलत नतीजा निकाला, क्योंकि आपने फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं किया। जमीन पर आप कितनी भी स्मूथ सरफेस ले लो, इवन शीशा ले लो, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है। और फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है चीजों की मोशन को रोकना। तो जब आपने बॉडी को मोशन में फेंका तो वो रेस्ट पर आ गई, रेस्ट पर तो आ गई, लेकिन क्या रेस्ट पर वो आना चाहती थी या फ्रिक्शन ने उसको मजबूर कर दिया रेस्ट पे आने का? फर्क है ना, क्योंकि हमने स्टडी क्या करना है कि चीजें क्या चाहती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें अंदाजा हुआ कि वाकई एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चीजें क्या चाहती हैं, तो फिर आपको फ्रिक्शन को निकालना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन को कहां से निकालें? क्योंकि हमारे पास दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो। कम कर सकते, निकाल नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इस जमीन से थोड़ा सा बाहर देखें, जो चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है या जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो आपको मालूम है वहां तो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वहां गैसेस नहीं है। अब आप जब देखें वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो चांद जो है इतने अरसे से घूम रहा है, मिलियन ईयर से घूम रहा है, और अभी भी घूमता जा रहा है, और मिलियन ईयर्स तक ये जमीन की तरफ जो है वो सर्कल में मूव करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? चांद क्या चाहता है? चांद चाहता है कि वो अपनी मोशन को हमेशा कंटिन्यू रखे, और चांद अभी तक रुका भी तो नहीं है। इसका मतलब जब हम जमीन पर किसी चीज को फेंकते हैं और वो रेस्ट पर आ जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज रेस्ट पर ही रहना चाहती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन ने उसको रेस्ट पर आने पर मजबूर किया। अगर आप फ्रिक्शन को निकाल दें तो फिर आप देखेंगे जिस चीज को आपने एक दफा मूव करवा दिया वो हमेशा मूव करती रहेगी, शर्त यह है कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो आपने देखा कि न्यूटन की जो ये स्टेटमेंट है वो सिर्फ ऐसे नहीं उसने दे दी, बल्कि उस वक्त बहुत से लोग कुछ और समझते थे, और उसका ये लॉ जो है उन लोगों को करेक्ट करने के लिए था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं कहूंगा कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये बात तो ठीक थी, लेकिन अ बॉडी इन मोशन विल ऑल्सो कम टू रेस्ट नहीं। अगर आप फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो वो जो बॉडी मोशन में है वो भी हमेशा अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू डू सो, वो अपनी मोशन को ऐसे ही जारी रखेगी। कब तक? अनलेस, जब तक एक्टेड अपॉन, उस पर लगे बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अगर उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स लगे फिर वो अलग चीज है, जैसे फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप वो सारे फैक्टर्स आप निकाल दें तो फिर हमें पता चला कि चीजों की ख्वाहिश क्या है। एक रेस्ट पर चीज हमेशा रेस्ट पर रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में चीज हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो ये ऐसे नहीं लॉ आ गया,
बल्कि इससे पहले लोग गलत समझते थे। तो आप जो पहले मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है उसको समझेंगे तो फिर आपको ये ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो ये है कि इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक और नाम है और उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये देखिए इनर्शिया क्या है, जरा देखिए। पहले तो कुछ लोग इसको कहते हैं इनर्शिया, ठीक है, उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये देखिए। इनर्शिया को अंडरस्टैंड करें। आपने देखा बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। यानी बॉडी ना अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। बॉडी को नफरत है चेंज से। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर खुश है, 20 की स्पीड से जा रही तो 20 की स्पीड पे भी खुशी से चलती रहेगी, फ्रिक्शन ना हो। मगर 30 की स्पीड से है तो 30 की स्पीड से चलती रहेगी अगर फ्रिक्शन ना हो। 50 है तो 50, 100 है तो 100। लेकिन अगर 100 है और आप 110 करने की कोशिश करें उसकी स्पीड को, या 100 है और 90 करने की कोशिश करें स्पीड को, तो फिर बॉडी जो है वो रेजिस्ट करेगी और इस वजह से स्पीड चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनर्शिया एक किस्म की जिद है बॉडी। किस चीज की जिद है? अपनी स्टेट को बरकरार रखने की, मेंटेन रखने की। यानी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहने की, और मोशन में है तो मोशन में रहने की जिद। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, property of a body to maintain its state of rest or state of uniform motion. इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका इनर्शिया कितना है, किसकी जिद कितनी है? जरा देखते हैं स्टूडेंट। जस्ट इमेजिन करें, मेरे पास एक ट्रक है लेकिन रेस्ट पर है, और मेरे पास एक साइकिल है लेकिन रेस्ट पर है। दो लोग एक जैसे ट्रक को भी धक्का देते हैं और साइकिल को भी धक्का देते हैं। इससे पहले कि वो धक्का दे, मैं आपसे पूछता हूं, बताएं कौन जल्दी अपनी स्पीड चेंज करेगी? अब फौरन कहेंगे सर साइकिल। क्यों भला? क्योंकि आप देखेंगे साइकिल को जैसे ही उसने फोर्स लगाई, साइकिल स्पीड पकड़ना शुरू हो जाएगी, जबकि ट्रक नहीं पकड़ेगा। यानी कि ट्रक क्या करेगा? ट्रक जिद करेगा कि नहीं, मैं रेस्ट पर हूं तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, कोशिश करेगा रेस्ट पर रहने की। साइकिल इतनी कोशिश नहीं करेगी। इसका मतलब ट्रक में ऐसी क्या चीज है जो जिद बना रही है, जो उसमें इनर्शिया क्रिएट कर रही है? तो आप जब देखें ट्रक और साइकिल को जरा कंपेयर करें, किस चीज का फर्क नजर आ रहा है? ट्रक और साइकिल में मैस का फर्क है। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा मैस, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया, उसकी उतनी ज्यादा जिद अपनी रेस्ट की स्टेट को बरकरार रखने की। इसलिए रुके हुए ट्रक को चलाना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू रुकी हुई साइकिल के। नाउ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें, अगर यही दोनों चीजें एक ही स्पीड से मूव करती आ रही हो और आपको बोला जाए इनको रोकने को, अब बताएं कौन आसानी से रुक जाएगा? आप फिर से कहेंगे सर साइकिल आसानी से रुक जाएगी। क्यों? दोनों एक ही स्पीड से आ रही थी, लेकिन ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। जब इनर्शिया ज्यादा, उसकी जिद ज्यादा है। किस चीज की जिद? मोशन को बरकरार रखने की। इस वजह से हमारे पास ट्रक जो है वो आसानी से नहीं रुकेगा। और यही वजह है, यह इनर्शिया ही है कि जब आप ब्रेक लगाएं तो चीजें स्लिप हो जाती हैं। क्यों स्लिप हो जाती हैं? क्योंकि चीजें चलते रहना चाहती हैं, आप ब्रेक लगाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया कहता है कि नहीं, मैं मूव कर रहा हूं तो मूव करते रहना चाहूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं यहां से हमने क्या सीखा कि इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं। किसी भी चीज का मैस मेजर कर लो, मैस ही क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है इनर्शिया। मैस इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं जब भी पूछूं किस चीज का इनर्शिया ज्यादा है, आप फौरन उसका मैस देखें। अगर उसका मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, अगर उसका मैस कम है तो उसका इनर्शिया कम है।
लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नशा ना हो, क्योंकि दुनिया की हर चीज का मैस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से एक और बात मैं बच्चों से पूछता था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया? और बच्चे कहते हैं सर इनर्शिया का क्या यूनिट होगा? जब आप ये देखेंगे इनर्शिया ही मैस है, तो जो मैस का यूनिट वो ही इनर्शिया का यूनिट, और मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो इनर्शिया का यूनिट भी किलोग्राम होगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आसान अल्फाज में समझ लें जगह, एक ऐसी जगह, वो कोई बस हो सकती है, वो कोई ट्रक हो सकता है, वो ट्रेन हो सकती है, रुकी हुई ट्रेन हो सकती है, चलती हुई ट्रेन हो सकती है, वो जमीन हो सकता है, कोई और प्लेनेट हो सकता है, कोई और गैलेक्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का पहला लॉ जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो वैलिड आए, दुरुस्त आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिर हम ये कहेंगे कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, ऐसी जगह जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल या इज वैलिड। कहना न्यूटन के पहले लॉ बिल्कुल सही है। न्यूटन का पहला लॉ है क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? आसान अल्फाज में, अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। अगर आप कोई चीज देखें वो रेस्ट पर है और रेस्ट पर रहे, तो आप कहें कि ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। और दूसरा चेक ये है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में रहे। बहरहाल मैं पहली चीज को बेस बनाकर आपको समझाता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो। नो जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट, आपके पास एक व्हीकल के अंदर एक बॉल पड़ी और वो व्हीकल रुकी हुई है और वो बॉल भी रुकी हुई है। आप 10 घंटे बाद आए, 10 दिन बाद आए, 10 साल बाद आए, वो बॉल रुकी रहेगी जब तक कि उसको कोई चलाए ना व्हीकल को। इसका मतलब ये जो बॉल है हमारे पास ये रेस्ट पर है और रेस्ट पर रहना चाहती है। इसका मतलब ये रुकी हुई व्हीकल में अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रुका हुआ सिस्टम, एक रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर है, वो हमारे पास इनर्शियल होगा। तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी एट रेस्ट। अगर वो रुका हुआ हो तो भाई वो इनर्शियल है, उस पर न्यूटन का पहला लॉ बिल्कुल सेट आ रहा है। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन कर, अगर एक बॉल रुकी हुई है और इस रुकी हुई बॉल को आप देखते हैं वो रुकी ही रहती है, आप समझते हैं कि शायद जिस जगह पर ये बॉल पड़ी है वो जगह रुकी हुई है, रेस्ट पर है। लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देखते हैं तो आपको पता चलता है एक्चुअली वो जगह तो चल रही है। और जैसे जमीन के ऊपर जब आप कोई चीज रखें तो वो रुकी रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं जमीन रुकी हुई है, हम सब जानते हैं जमीन तो चल रही है। इसका मतलब अगर कोई चीज जैसे कोई गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, फिर भी उसके अंदर अगर एक चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर भी हो सकता है तो भी इनर्शियल है, और अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, फिर भी वो क्या होगा? इनर्शियल होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कब नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। जरा इमेजिन करें ये बॉल, और आप इस व्हीकल को अचानक तेजी से मूव करना शुरू करें। जब आप इसको आगे को एक्सेलरेट करेंगे तो ये बॉल जो है ये पीछे को जाना शुरू कर देगी। हालांकि रेस्ट पर थी लेकिन अब खुद ब खुद पीछे को जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये बॉल जिस जगह के अंदर है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब किसी बस के अंदर आप बैठे हो और बस का ड्राइवर अचानक से रेस दे तो आपको अचानक से पीछे को एक धक्का लगता है। तो आप हालांकि रेस्ट पर हैं और आपको रेस्ट पर रहना चाहिए था, लेकिन आप रेस्ट पर नहीं रह रहे, आप पीछे को मूव करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कब होगा? या तो वो फ्रेम रेस्ट पर हो या फिर वो फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, फिर आपके पास पहला लॉ एप्लीकेबल होगा। कोई एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं
कोई भी आप कह सकते हैं, कार रेस्ट पर है, कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, साइकिल रेस्ट पर है, साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन मैं वो एग्जांपल डिस्कस करता हूं जो बुक ने डिस्कस किया। बुक ने डिस्कस किया है अर्थ। याद रखिएगा, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम। जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेंगे। इसका मतलब जमीन जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन उसके लिए आपको फ्रिक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये वो सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा देखेंगे